चलिए हम देखते हैं 1857 की क्रांति को, विद्रोह को समझते हैं। इसमें हम लोग किन किन बिंदुओं पे ध्यान देंगे, किन किन चीज़ों को समझना बहुत ही अति आवश्यक है, इस चीज़ पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले ये 1857 की क्रांति क्यों हुआ, किन कारणों से हुआ, इसके बारे में हम लोग डिटेल्स पूर्वक चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो कारण क्या रहे, तो राजनीतिक कारण को देखेंगे, डलहौजी का और बुलेजली का क्या नीति रहा जो इस क्रांति को संपन्न कराया या उसको जागृत किया। दूसरा, प्रशासनिक कारण क्या रहे, सामाजिक और धार्मिक कारण क्या रहे, आर्थिक कारण, सैन्य कारण, और अंतिम में वो कौन से कारण रहे जिसके कारण यह 1857 की क्रांति निश्चित हुई कि अब ये होकर रहेगा। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे कि इस 1857 की क्रांति हुई तो इस 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के तरफ से भारत में कौन लोग थे, अंग्रेज समर्थक प्रमुख शासकों का हम लिस्ट देखेंगे। फिर हम लोग देखेंगे कि जो घटनाक्रम में कब कब क्या क्या इस क्रांति के दौरान घटा, इस चीज को हम समझने का प्रयास करेंगे। भारत में अलग अलग क्षेत्रों से कौन कौन लोग उन क्षेत्रों का नेतृत्व कर रहे थे, इसके बारे में हम लोग विस्तार पूर्वक बात करेंगे। फिर हम लोग देखेंगे कि इस 1857 की क्रांति के संबंध में कौन कौन से विद्वान इतिहासकार ने क्या क्या बात कहा। प्रमुख कथन को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो बहुत ही एग्जाम उपयोगी है और निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्न यहाँ से बनता है। उसके बाद पुस्तक पे हम लोग चर्चा करेंगे कि कौन कौन से पुस्तक 1857 से संबंधित है और उसके बारे में लिखा गया है। और उसके बाद हम लोग ये जो 1857 की क्रांति हुई तो यह असफल हुआ, तो इस असफलता के कारण को हम लोग पहचानेंगे। फिर हम लोग परिणाम को देखेंगे कि 1857 की क्रांति के क्या परिणाम हुए। फिर हम लोग विद्रोह के महत्व को समझेंगे कि जो ये 1857 का विद्रोह हुआ, क्रांति हुआ, तो उसका क्या आगामी उसका प्रभाव क्या पड़ा भारत में, भारतीय इतिहास में उसका क्या प्रभाव निकल कर आया। और लास्ट में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण बातों को समझेंगे जिसका एक अलग से वीडियो आएगा, उसमें हम लोग देखेंगे कि बहुत ही कम समय का और कम ड्यूरेशन का वीडियो होगा जो सिर्फ और सिर्फ एग्जाम उपयोगी बात की जाएगी। इस वीडियो में पूरा डिटेल्स चर्चा होगा 1857 की क्रांति को, जिससे कंसेप्चुअल क्लियरिटी आ जाएगा। अब जो बात रहा लास्ट बिंदु का, जो लिखा गया कुछ महत्वपूर्ण बातें, ये अलग से एक वीडियो अपलोड किया जाएगा जो 10 से 15 मिनट का होगा और पूरा का पूरा 1857 से संबंधित जो भी प्रश्न एग्जाम में बनते हैं, आ सकते हैं, उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने का काम करेंगे। इसको हम लोग शुरू करते हैं, कारण को देखते हैं एक एक करके। राजनीतिक कारण में हम लोग देख रहे हैं, कारण में राजनीतिक कारण को देख रहे हैं। राजनीतिक कारण में एक बात हमें समझना होगा, स्पष्ट करना होगा कि 4 राजनीतिक कारण को देखा जा सकता है 1857 के क्रांति के पीछे। पहला है डलहौजी का डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जिसे कहा गया व्याप्तगत सिद्धांत, या इसी को हड़प नीति भी कहा जाता है। यह डलहौजी ने जो यह नियम लाया था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का, इसमें क्या बात था, इसमें था कि अगर कोई भी राज्य जिसका उचित उत्तराधिकारी नहीं है तो उस राज्य को अंग्रेजी सरकार, अंग्रेजी साम्राज्य में उसको मिला लिया जाएगा। जैसे अगर मान लेते हैं कि कोई राजा है, राजा का कोई संतान नहीं हुआ, कोई बेटा नहीं हुआ, तो उस स्थिति में दूसरे को राजा नहीं बना सकते हैं। किसको बनाएंगे, तो जो अपना जो राजा का बेटा होगा उसी को उसका राजा बनाया जा सकता है। नहीं तो अगर ऐसा संभव नहीं हो सकता है तो उसको हम लोग क्या करेंगे कि उसको अंग्रेजी सरकार अपने साम्राज्य में उसको मिला लेती थी। पहला बात, जैसे मान लेते हैं कि हम लोग क्या देखते हैं व्यवहारिक जीवन में कि अगर कोई साम्राज्य, कोई भी साम्राज्य तो छोड़िए, और किसी का जमीन ही है, अगर जमीन का कोई मजबूत पार्टी नहीं है, दमदार पार्टी नहीं है, तो क्या होता है कि उसके ज़मीन को लोग हड़प लेते हैं। उसी प्रकार से अंग्रेजी सरकार करने लगी, देख रही थी कि जैसे इसका इसका वैध उत्तराधिकार नहीं है। जैसे झांसी की स्थिति में लोग देखते हैं कि झांसी राज्य में क्या होता है कि वहाँ पे कोई मजबूत शासक नहीं बचा। जो शासक ऐसी है तो महिला है, और उस महिला को जो
पुत्र नहीं हुआ तो दूसरे को गोद ली। उस स्थिति में उसको कहा गया कि तुम्हारा वैध उत्तराधिकारी नहीं है, इसलिए हम तुमको राज्य को हड़प लेते हैं। फिर वही काम अवध के साथ हुआ 1856 में, जिसमें क्या किया गया कि कहा गया कि अवध को कि यहाँ का प्रशासन बढ़िया तरीका से नहीं चल रहा है, खराब चल रहा है, इसलिए हम अवध राज्य को अपने में मिला रहे हैं। इसलिए मिला रहे हैं क्योंकि हम अच्छे से शासन को चलाएंगे। इसका मतलब हुआ कि एकदम जबरदस्ती वाला काम। इसलिए इसको क्या कहते हैं? हड़प नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, हड़प नीति। डलहौजी का जिसके कारण असंतोष फैला, जिन जिन राजाओं का राज इस तरीके से गया वो सब अंग्रेजों के पीछे पड़ गए बदला लेने के लिए। दूसरा कारण हुआ कि इसमें एक बात आता है वेलेजली, एक वायसराय हुए, एक गवर्नर जनरल हुए वेलेजली का सहायक संधि। सहायक संधि में क्या था कि कोई भी राज्य अगर सहायक संधि पे अंग्रेजों के साथ सिग्नेचर करती है, संधि करती है, तो उस राज्य को अंग्रेजों की सेना रखनी पड़ेगी अपने राज्य में, जो यह किसी भी राजा को अच्छा नहीं लगेगा। मान लेते हैं कि भारत में अगर चाइना का सेना आके रहे, अमेरिका का सेना आके रहे, अफगानिस्तान, पाकिस्तान या दूसरे देश का सेना आके रहे, तो किसी भी सूरत में उसको अच्छा नहीं लगेगा। कोई भी देश हो, उसको उसकी संप्रभुता पे खतरा आएगा, लगेगा कि हमारा तो कुछ चल नहीं रहा है, दूसरे लोग हमारे यहाँ क्या कर रहे हैं, आके सेना में आ गए हैं। तो इस तरीके से सहायक संधि राज्यों को कमजोर करने का काम करती थी, इसलिए असंतोष का भावना पैदा हुआ। और हम लोग देखते हैं कि 1857 की क्रांति में ये बहुत बड़ा प्रभावकारी सिद्ध हुआ। डलहौजी का कौन? तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स और वेलेजली का सहायक संधि। दो गलत सिद्धांत थे, दो गलत नियम थे, पॉलिसी थे अंग्रेजों का, जो 1857 की क्रांति को भड़काने में प्रबल रूप से सहायक सिद्ध हुए। आगे हम लोग देखते हैं एक और काम उन लोगों से गलती हुआ अंग्रेजों से। क्या किए कि जो मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर है, उसको राजा सम्राट का पद से हटाकर उसको लाल किला में रख दिया गया पेंशन के तौर पे। कुछ पैसा महीना देकर पेंशन दिया जाता था और उसको लाल किला में रख दिया गया, जिससे मुगल साम्राज्य में जिनकी निष्ठा थी उन लोगों को बहुत ही बुरा लगा कि हमारे राजा को, हमारे बादशाह को क्या कर दिया गया, सब बिल्कुल एक बंगला में रख दिया है सब। इससे क्या हुआ, एक तो लोगों की भी भावना से आहत हुआ, और दूसरा मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर यही विद्रोहियों का आगे चलकर नेता भी बने। अगर उनको बादशाह के तौर पर रखा जाता तो इनका सपोर्ट ही नहीं करते। तो 3 कारण हम लोग देख लिए। चौथा कारण देखते हैं कि पेशवा के पद को समाप्त कर दिया गया। जो मराठा साम्राज्य में मराठों में पेशवा पद होता था, जो आज के समय में समझिए प्रधानमंत्री टाइप का पद होता था, उस पद को हटा दिया गया। जैसे पेशवा के पद को हटाया गया तो मराठा साम्राज्य में जैसे जो भी लोग इससे संबंधित थे उनको बहुत बुरा लगा, इसलिए ये लोग भी इस क्रांति से जुड़ गए। ये 4 कारण राजनीतिक कारण थे जो अंग्रेजों के गलती के कारण ये 1857 की क्रांति हो रही है। आगे हम लोग देखते हैं प्रशासनिक कारण को समझते हैं। प्रशासनिक कारण में क्या है कि भेदभाव। सबसे पहला क्या है? भेदभाव। अंग्रेजी प्रशासनिक तंत्र में क्या सबसे बड़ी आउटफोर्स थी कि अगर कोई भारतीय कितना भी योग्य है तो उसको योग्यता के आधार पे नहीं, धर्म के आधार पे ऊंचा पद मिलता था। अगर कोई ईसाई धर्म का है तो उसको बड़े पदों पे नियुक्त किया जाता था। अगर कोई भारतीय में से हिंदू मुसलमान है तो उसको निचले पदों पे नियुक्त किया जाता था। तो ये प्रशासन में भेदभाव। दूसरा कि न्याय जो था बहुत ही खर्चीला और लंबे समय में मिलता था, जिसके कारण ये लोग बहुत असंतुष्ट होने लगे अंग्रेजों से, जिसके कारण 1857 की क्रांति हम लोग देखते हैं। आगे हम लोग देखते हैं सामाजिक और धार्मिक कारण को देखते हैं। सामाजिक धार्मिक कारण में क्या है कि इस समय बहुत सारे अंग्रेजों ने सामाजिक बदलाव किए, जो समाज में गलत प्रथाएं, कुप्रथाएं जो प्रचलित थी, जैसे सती प्रथा का अंत किया जाना 1829 में विलियम बेंटिंग के द्वारा। जैसे सती प्रथा, ठगी को समाप्त किया गया, नर बलि प्रथा को समाप्त किया गया, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लाया गया,
तो यह क्या था, समाज सुधार कार्यक्रम। समाज सुधार कार्यक्रम जब भी होता है तो समाज के ऐसे बहुत ऐसे संख्या में ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि समाज में बदलाव हो, तो वो लोग इस क्रांति से जुड़ जाएंगे। अंग्रेजों के खिलाफ उनका विरोध भड़कते चला गया। क्यों? क्योंकि उनको लगा कि समाज में जो रूढ़िवादी विचार के लोग हैं, रेडिकल लोग हैं, उनको लगा कि सती प्रथा को क्यों खत्म किया जा रहा है, ये तो हमारे यहाँ बरसों से चला आ रहा प्रथा है, तो उसको खत्म कर रहा है सब अंग्रेज। दूसरा कि विधवा जो हो गई स्त्री, वो दोबारा शादी कैसे करेगी। जैसे आज के भी समाज में क्या देखते हैं कि महिलाओं को उतना सम्मान नहीं दिया जाता है, पुरुष प्रधान समाज है। तो इस स्थिति में हम लोग क्या देखते हैं कि महिलाओं को समझा जाता है कि ये क्या है, मतलब पुरुषों के तुलना में ये खड़ा नहीं हो सकती हैं। तो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जैसे 1856 में आया ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से, तो उससे भी बहुत सारे भारतीयों को आहत लगा कि सामाजिक जो उत्थान के कार्यक्रम जो चल रहे हैं जो अच्छा नहीं है। जैसे ठगी को रोकना, नरबलि प्रथा को रोकना, ये सभी सामाजिक जो कार्य थे, ये उनको जो भी रूढ़िवादी विचार के लोग थे, रेडिकल विचार के लोग थे, जो पुराने सोच के लोग हैं, इनको लगा कि हमारे समाज में ये आके क्या कर रहे हैं, बदलाव कर रहे हैं, जो उचित नहीं है, गलत है, इसलिए अंग्रेजों को क्या करो, भगाओ, अंग्रेजों को विरोध करो। तो ये हो गया सामाजिक और धार्मिक कारण। दूसरा हम लोग क्या देखते हैं, अगला आर्थिक कारण। आर्थिक कारण में हम लोग 3 व्यवस्था को देखते हैं, जमींदारी व्यवस्था, महलवाड़ी व्यवस्था और रैयतवाड़ी व्यवस्था, जो विभिन्न क्षेत्रों में लागू था, जिससे बहुत ज़्यादा बड़े संख्या में अंग्रेज आर्थिक शोषण करते थे, टैक्स लेते थे किसानों से, चाहे फसल हो चाहे नहीं हो, उनको निश्चित मात्रा में अंग्रेजों के यहाँ टैक्स देना पड़ता था, लगान देना पड़ता था। इसलिए जो लोग इससे ज़्यादा बोझ से दबे हुए थे, उनको लगा कि नहीं, अब तो क्रांति करना ही पड़ेगा, और वो लोग अंग्रेजों के विरुद्ध में होते चले गए। इससे जमींदार भी लोग जिनकी जमींदारी छीनी गई, जैसे मान लेते हैं जमींदारी व्यवस्था में क्या होगा कि जो पैसा जिस क्षेत्र से ज़्यादा टैक्स वसूल के देगा उसी को जमींदारी अलाउड कर देंगे। जैसे मान लेते हैं पर्टिकुलर कोई क्षेत्र है, हम बोली लगा दिए, जैसे बाजार का बोली लगता है कि जो हमको बाजार का या किस क्षेत्र का ज़्यादा पैसा वसूल के देगा उसी को हम वो क्षेत्र दे देंगे। तो इसमें क्या होता है कि जमींदार अब कंपटीशन हो गया इसमें। अब इस कंपटीशन में क्या होता था कि जैसे जो लोग ज़्यादा उस क्षेत्र का वैल्यू देते थे उनको उस क्षेत्र की जमींदारी दे दी जाती थी। अब जिसकी जमींदारी छीनी है उसके जगह पे दूसरा जमींदार आया है, वो लोग अंग्रेजों के क्या हो गए, विद्रोही हो गए, उनके विरोध में हो गए। जैसे हम लोग देखते हैं कि जगदीशपुर के, बिहार के आरा के जगदीशपुर के जो कुंवर सिंह थे वो भी जमींदार थे, उनके साथ भी ऐसा ही घटना हुआ। और ऐसे सैकड़ों जमींदार भारत में हुए जिसके साथ जमींदारी व्यवस्था जिसको हम लोग देखते हैं कि अस्थायी बंदोबस्त जैसे लागू हुआ, तो वैसे ही ऐसे जमींदार अंग्रेजों से परेशान हो गए और वो लोग बगावत कर दिए। यह आर्थिक कारण हम लोग समझते हैं। सैन्य कारण में क्या था कि सैन्य कारण में उस समय अंग्रेजी सेना में जो सेना का अनुपात था, एक तो हमने देख लिए सैन्य कारण में कि क्या अनुपात है, 5:1 है। 5 के रेशियो में भारतीय हैं और 1 के रेशियो में अंग्रेज हैं। मतलब 120 अगर सेना है तो 100 भारतीय हैं और 20 अंग्रेज हैं। बड़े संख्या में भारतीय हैं और कम संख्या में अंग्रेज हैं। उसके बावजूद भी बड़े पदों पे भारतीय नहीं जाएंगे, बड़े पदों पे भारतीय नहीं जाएंगे, मतलब ऊंचे पदों पे भारतीय नहीं जाएंगे। ये क्या करेंगे, सिपाही का काम करेंगे, ये हवलदार का काम करेंगे। मैक्सिमम ये अपने पूरे जीवन तक अगर सर्विस देंगे, उसके बावजूद भी ये फौजदारी से ज़्यादा ऊपर तक नहीं जा सकते थे। तो यहाँ पे क्या देखा जाता है कि सेना में असंतोष फैला कि हम कितना भी सर्विस दे दें, कितना भी मन से काम कर दें, कितना भी कुर्बानी दे दें अंग्रेजों के लिए, लेकिन बड़े पदों पे, ऊंचे पदों पे हम लोग नहीं जा सकते हैं। दूसरा, सेना में मतभेद होने का कारण क्या हुआ, आक्रोश होने का कारण क्या हुआ कि कैनिंग के समय गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग, उसके समय 1856 में एक अधिनियम बन के आता है जिसे कहा जाता है सामान्य भर्ती अधिनियम। सामान्य भर्ती अधिनियम, इस अधिनियम में बात था कि किसी भी सेना को किसी भी समय समुद्र पार भी
लड़ने के लिए भेजा जा सकता है अगर और वो ना नहीं कहेगा। तो कोई भी सेना में कोई किसी भी व्यक्ति को कभी भी समुद्र पार लड़ने के लिए भेजा जा सकता है और वो ना नहीं कहेगा। इस अधिनियम में कहा गया। जैसे ही यह अधिनियम बन के आया, ये सेना में जो भारतीय सैनिक थे उनको बहुत बुरा लगा, क्योंकि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार उन लोगों को समुद्र पार करना मतलब पाप करने जैसा था। मतलब उन लोगों को लगता था कि हमारे साथ अन्याय हुआ है, अब तक तो हम लोग यहीं पे लड़ते थे, अब हमको दूर दूर तक दूसरे देशों में भी लड़ने के लिए भेजा जाएगा। ये असंतोष का कारण बना और सभी सैनिक अंग्रेजों के विरुद्ध होते चले गए जो भारतीय थे। दूसरी कि बहुत बड़ी संख्या में सेना अवध राज से आते थे और अवध राज का कुप्रशासन के आधार पे 1856 में डलहौजी का जो नियम है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, उसके कारण उसको हड़प लिया गया। कहा गया कि तुम्हारे यहाँ बढ़िया प्रशासन नहीं चल रहा है तो हम तुम्हारे यहाँ का प्रशासन चलाएंगे। और सेना कहाँ से ज़्यादा है? अवध राज से। जिस राज्य से सेना ज़्यादा आप ले रहे हैं और उस राज्य को आप हड़प लिए, तो जो सेना में लोग गया है उसके मन में तो होगा ना कि क्या मतलब हमारे राज्य को भी नहीं बख्शा अंग्रेज, हम इसके लिए लड़ रहे हैं और हमारे राज्य को भी क्या कर लिया, घेर लिया, अपने में मिला लिया। तो जिसके कारण हम लोग क्या देखते हैं कि सेना में भी बहुत बड़ी आक्रोश देखी गई, लोगों को यह विरोध होता गया और ये लोग क्या करते गए, अंग्रेजों के विरुद्ध हुए और क्रांति देखने को मिलता है। आगे हम लोग देखते हैं तत्कालीन कारण को समझते हैं। तत्कालीन कारण में क्या है कि कारतूस, चर्बी वाला कारतूस का प्रयोग। अब तक जो बंदूक होता था वो लोहा का बनता था, अब उसमें क्या हुआ कि अच्छे टेक्निक वाला राइफल का इस्तेमाल किया गया, जिसमें जो कारतूस लगता था उसके जो ऊपरी खोल में चर्बी का प्रयोग किया जाता था। वो चर्बी गाय का चर्बी और सूअर का चर्बी होता था। अब जैसे जो हिंदू है उसको गाय के चर्बी से लड़ रही है और उसको खोलना कैसे, तो मुंह से खोलना पड़ता था। तो जैसे ही अब हिंदू मुस्लिम दोनों भड़क गए, क्योंकि ये हमारे साथ क्या हो रहा है, अन्याय हो रहा है, हमारा धर्म भ्रष्ट हो रहा है। अब तक तो हम सह लिए, अब तक इतना सारा अन्याय हम लोग देख रहे हैं, इतना सारा अन्याय हो रहा है लेकिन ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन जब किसी भी व्यक्ति को धर्म का जब मामला आ जाता है तो उस पर वो ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है, उसको अब फिर मतलब वो आगे पीछे नहीं देखता है। वही काम यहाँ पे हुआ, सैनिकों को लगा कि भाई हमारा अवध राज भी चला गया, कोई बात नहीं है, हमारे साथ इतना अन्याय हो रहा है, भेदभावपूर्ण तरीके से हमारे साथ व्यवहार हो रहा है, ये भी कोई दिक्कत नहीं रहा। सामाजिक धार्मिक परिवर्तन होने के बावजूद जो लोग थे इन लोगों में कोई दिक्कत नहीं रहा। लेकिन क्या हुआ कि जैसे ही धर्म के मामला हुआ, धर्म भ्रष्ट होने लगा। लोगों को लगा कि हाँ अगर हम हिंदू हैं तो गाय के चर्बी वाला बंदूक को मुंह से खोलेंगे तो धर्म भ्रष्ट होगा, और मुसलमानों को लगा कि सूअर के चर्बी का अगर हम लोग बंदूक का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमारा धर्म भ्रष्ट होगा। इसके बाद इन्होंने बिल्कुल पीछा नहीं देखा, सोचा नहीं, और क्या करा कि ये लोग क्या किए कि अंग्रेजों का विरोध करना शुरू किए। सबसे पहले यह विरोध है वो मंगल पांडे ने किया। कौन किया? मंगल पांडे। क्या घटना है? 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे जो 34वीं रेजिमेंट का बंगाल रेजिमेंट 34वीं बंगाल रेजिमेंट का बैरकपुर का सिपाही था, जो यह कारतूस वाले गोली से चलाने से इनकार कर दिया। जैसे ही इनकार किया तो अंग्रेज अधिकारी इस पर दबाव बनाने लगे कि क्यों नहीं चलाओगे। तो उस पर क्या हुआ कि झड़प हुआ और वो उस अधिकारी को मार दिए। मारने के बाद उनको 18 अप्रैल को उसी 7 से 8 दिनों के बीच में 29 मार्च की घटना है मना कर दिए, विरोध किए, और 8 मार्च को ही उनको क्या कर दी गई? फांसी दे दी गई। तो एक प्रश्न बनता है एग्जाम में कि कौन ऐसा भारतीय है जो पहली बार क्रांति के लिए, विरोध के लिए, स्वतंत्रता के लिए फांसी पे चढ़ा? तो मंगल पांडे। कौन है? मंगल पांडे। 8 अप्रैल 1857 और 29 मार्च 1857 को इसने विरोध किया था, जो हम लोग घटनाक्रम में देखेंगे। अब घटनाक्रम में हम क्या देख रहे हैं कि एक तो घटना है 29 मार्च का, और एक घटना क्या है 8 अप्रैल का। 8 अप्रैल का थोड़ा मार्कर ले लिया जाए। और इसमें क्या देखते हैं कि एक तो 29 मार्च का और ये क्या है
8 अप्रैल का 29 मार्च को मंगल पांडे ने विरोध करना शुरू किया, जो बंगाल के 34वीं रेजिमेंट से संबंधित हैं, बैरकपुर से हैं और बैरकपुर बंगाल प्रांत में पड़ता है। 8 अप्रैल को उनको फांसी दे दी गई, पहले भारतीय बने जो फांसी पे स्वतंत्रता के लिए लटके। दूसरा इसमें आता है, एक और डेट हम लोग याद रखते हैं, 10 मई। 10 मई को क्या हुआ कि मेरठ में जो सिपाही थे, मेरठ छावनी के जो सिपाही थे, वो लोग अंग्रेजों के विरुद्ध में आवाज उठाना शुरू कर दिए और वो लोग धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते लखनऊ, कानपुर, फैजाबाद होते हुए, इलाहाबाद होते हुए वो कहाँ पहुँच गए? दिल्ली पहुँच गए। और ये दिल्ली कब पहुँचे? 12 मई को। 12 मई को क्या हो रहा है? 29 अप्रैल को मंगल पांडे विरोध किए, 8 अप्रैल को इनको फांसी हो गई और 10 मई को मेरठ छावनी में लोग सिपाहियों ने क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया और 12 मई को ये लोग दिल्ली पहुंच गए। 2 दिनों में पैदल मार्च कर दिए, दिल्ली पहुंच गए। कहाँ से? मेरठ से दिल्ली। दिल्ली पहुंचे तो यहाँ पे बहादुर शाह जफर, जिनको लाल किला में वो क्या कर दिया था, सब अंग्रेज पेंशन देकर बैठा दिया था, उसको जाके जगाने मतलब कि उनको जाके थोड़ा सा मोटिवेट किए, उत्तेजित किए, भाई आप हमारे सम्राट हैं, आप हमारे बादशाह हैं और आपको ये लाल किला में बंद कर दिया है सब, आप हमारा नेता बनिए और हमारे साथ क्या कीजिए? अंग्रेजों का विरोध कीजिए। तो क्या देखते हैं कि 12 मई को ये लोग क्या कर लिए? दिल्ली पे कब्जा कर लिए, पूरे दिल्ली को छाप लिए। कौन लोग? ये सभी विद्रोही लोग, सिपाही लोग। अब जैसे इनका नेता कौन बन गया? बहादुर शाह जफर। पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति का नेता कौन था? तो बहादुर शाह जफर। इनका नाम बख्त मियाँ था। क्या नाम था? बख्त मियाँ के नाम से इनको हम लोग जानते हैं। एक और बात हम लोग क्या देखते हैं इस घटनाक्रम में कि अब क्या होता है कि एक प्रश्न बनता है कि स्वतंत्रता का, इस क्रांति का मतलब चिन्ह क्या था, प्रतीक चिन्ह क्या था? रोटी और कमल। रोटी और कमल इस मतलब क्रांति का चिन्ह था, सिंबल था, रोटी और कमल। अब बहादुर शाह जफर आ गए हैं, 12 मई की घटना हो चुकी है, दिल्ली को बिल्कुल छाप लिया गया है। इस तरीके से क्या होता है कि आगे हम लोग देखते हैं कि कैसे कैसे कहाँ कहाँ किन किन क्षेत्रों से कौन कौन लोग इसका नेतृत्व किए। जैसे हम लोग देखते हैं कि नेतृत्व वाले में, तो नेतृत्व वाले में लखनऊ, कानपुर, फैजाबाद, असम, इलाहाबाद, बरेली। सबसे पहले बिहार के जगदीशपुर, आरा से कौन नेतृत्व किया 1857 की क्रांति का? तो वो थे वीर कुंवर सिंह। क्या थे? वीर कुंवर सिंह, जो जमींदार थे जगदीशपुर प्रांत का। फिर हम देखते हैं असम का मनीराम दत्त। और फैजाबाद के कौन थे? तो मौलवी अहमदुल्ला। मौलवी अहमदुल्ला क्या था? इनके पीछे और अंग्रेज पीछे पड़ गए थे क्या? क्योंकि इन्होंने अंग्रेजों पे फतवा जारी कर दिया था कि अंग्रेज हमारे साथ क्या कर रहे हैं? गलत कर रहे हैं, इसीलिए हमारे सामाजिक धार्मिक परिवर्तन कर रहे हैं, इसीलिए हम इनके पे क्या करते हैं? जारी करते हैं, फतवा जारी कर दिए थे। अब ये सब बात अंग्रेजों को अच्छा नहीं लगता था कि फतवा जारी कर दो। तो इसमें क्या हुआ कि अंग्रेज क्या किए? इन पे 50,000 रुपया का इनामी रकम रखे थे कि जो इसको पकड़वा देगा उसको 50,000 रुपया देंगे। तो ये भी याद रखेंगे। फैजाबाद से कौन है? मौलवी अहमदुल्ला। असम से कौन है? तो मनीराम दत्त। और लखनऊ से कौन है? तो बेगम हजरत महल, जो इस नेतृत्व कर रही हैं इस विद्रोह का। उनका मतलब ऐसे व्यवहारिक नाम क्या था? महक परी। उनको महक परी के नाम से भी जाना जाता है। कानपुर से कौन है? तो नाना साहब है। कानपुर से कौन थे? नाना साहब वही जो पेशवा के घराने से थे, उन्हें धोंधू पंथ भी कहा जाता है। कानपुर में नाना साहब के बाद जब उनको यहाँ से विस्थापित करके उनको नेपाल भेज दिया जाता है, रंगून म्यांमार भेज दिया जाता है, तो इस समय कानपुर में कौन नेतृत्व कर रहा था उनके बाद? तो तात्या टोपे। कौन कर रहा था? तात्या टोपे। लखनऊ हो गया, कानपुर हो गया, फैजाबाद हो गया, असम हो गया और इलाहाबाद। अब इलाहाबाद से कौन कर रहा है? तो इलाहाबाद से कर रहे थे लियाकत अली। कौन कर रहे थे? लियाकत अली। और बरेली से है बहादुर खां। ये लोग अलग अलग क्षेत्रों से नेतृत्व कर रहे थे। यहाँ से प्रश्न बनता है। आगे देखते हैं हम लोग अंग्रेज समर्थक प्रमुख शासक कौन कौन है।
तो कश्मीर से शुरू कीजिए। कश्मीर के महाराज, भोपाल के नवाब, जोधपुर के राजा और हैदराबाद के निजाम और होलकर, इंदौर का होलकर, ये लोग ग्वालियर के सिंधिया, ये सब अंग्रेज समर्थक प्रमुख शासक थे जो ये 1857 की क्रांति में अंग्रेजों की तरफ से लड़ रहे थे, अंग्रेजों का मदद किए थे। आगे हम लोग देखेंगे कथन को, पुस्तक को जो इस विद्रोह से संबंधित है। कुछ प्रमुख कथन को देखते हैं, यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। बर्बरता और सभ्यता के मध्य युद्ध किसने कहा था? टी.आर. होम्स ने कहा था। टी.आर. होम्स ने क्या कहा था कि यह युद्ध कुछ नहीं था, 1857 कुछ नहीं था, बस क्या था? बर्बरता और सभ्यता के मध्य युद्ध था। मतलब बर्बरता मतलब भारतीय और सभ्यता मतलब अंग्रेज। दूसरी बात, दूसरा कथन बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम के दृष्टिकोण से। स्वतंत्रता की पहली लड़ाई 1857 की क्रांति के संबंध में कहते हैं बी.डी. सावरकर। कौन कहते हैं? बी.डी. सावरकर। हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र यह कौन कहते हैं? तो आउट्रम और टेलर कहते हैं कि यह कुछ नहीं था, हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र था। हिंदू और मुस्लिमों की भी षड्यंत्र था, बाकी कुछ नहीं था। 1857 की क्रांति के बारे में यह बात है। अगला है कथन बहुत महत्वपूर्ण, यह प्रथम और न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। यह न कोई प्रथम क्रांति था और न ही राष्ट्रीय क्रांति था और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। यह कौन कहा था? तो ये कहे थे मजूमदार। कौन कहे थे? आर.सी. मजूमदार। कौन कहे थे? आर.सी. मजूमदार। ये हो गया कथन, और कथन के बाद हम लोग देखते हैं पुस्तक। क्या देखते हैं? पुस्तक को तो में देखते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम के दृष्टिकोण से, वह है 1857 शीर्षक से एक किताब छपी जिसके लेखक हैं एस.एन. सेन। ये सरकारी लेखक थे, मतलब अंग्रेजों ने इनको पैसा देकर यह पुस्तक लिखवाया था, क्योंकि भारतीय थे और भारतीयों के द्वारा 1857 के क्रांति के ऊपर एक किताब लिखी गई जिसके लेखक हैं एस.एन. सेन, और किताब का नाम था 1857। एक और लेखक हैं बी.डी. सावरकर, जो क्या लिखते हैं इस पे? द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस। कौन लिखते हैं? बी.डी. सावरकर। ये सीडीपीओ में क्वेश्चन पूछ लिया था कि ये पुस्तक के लेखक 1857 की क्रांति से संबंधित कौन से लेखक पुस्तक हैं। एक और है सैयद अहमद खान। क्या पुस्तक लिखते हैं 1857 की क्रांति पे? असबाब अ बगावत अ हिंद। कौन लिखते हैं? सैयद अहमद खान। याद कर लीजिए, असबाब अ बगावत अ हिंद। एक नेक्स्ट है किताब जो बहुत ही प्रसिद्ध है, 1857 द ग्रेट रिवॉल्ट। 1857 द ग्रेट रिवॉल्ट पुस्तक का पूरा नाम है, जिसके लेखक हैं अशोक मेहता। कौन है? अशोक मेहता। तो याद रखेंगे, बहुत ही शानदार है। 4 किताब याद कर रखिए, प्रश्न छूटेगा नहीं। अब हम लोग आगे देखते हैं, ये कथन हो गया, पुस्तक हो गया, नेतृत्व हो गया, घटनाक्रम हो गया, कारण हो गया, अंग्रेज समर्थक प्रमुख शासक हो गए। अब हम लोग देखेंगे कि यह विद्रोह असफल क्यों? असफलता के कारणों को पहचानते हैं कि क्यों यह 1857 की क्रांति असफल हो गया। सबसे प्रमुख कारण है कि जमींदार और शिक्षित वर्ग इस क्रांति से नहीं जुड़ पाए, जिससे जनाधार का कमजोर पड़ गया। दूसरा कारण देखते हैं असफलता का, कि इसका जो संगठन का आधार था वो बहुत कमजोर था, मजबूत नहीं था, जिससे कि कोई ठोस योजना पे कार्य नहीं हो सका, कोई ठोस योजना नहीं बन पाता था, क्योंकि इनका संगठन का आधार क्या था? कमजोर था। दूसरा, पहला देखे थे कि जमींदार और शिक्षित वर्ग इसमें शामिल नहीं हुए थे, जिसके कारण क्या हुआ कि यह क्रांति बहुत ही फीका पड़ गया, कमजोर हो गया। जमींदार देखिए, जमींदार तो वो भी थे, वीर कुंवर सिंह भी थे, लेकिन कुछ जमींदार अंग्रेजों के विरुद्ध में थे, लेकिन ज्यादातर जो जमींदार थे अंग्रेजों के साथ में थे। फिर हम लोग देखते हैं कि सैनिकों
ने भी संपूर्णता में विद्रोह नहीं किया। कहने का मतलब यह है कि कुछ सैनिक कहीं पे मेरठ में कर रहे हैं, कहीं पे बंगाल में कर रहे हैं, कहीं मद्रास पे कर रहे हैं, एक साथ सब मिलकर इस क्रांति में भाग नहीं लिए, जिसके कारण यह असफल हो गया। तीसरा चौथा कारण हम लोग देखते हैं कि योग्य नेतृत्व का न होना। इसका मतलब यह होता है कि एक कोई मजबूत नेता नहीं मिला इस क्रांति को संचालित करने के लिए। इस तरीके से हम देखते हैं कि यह जो 1857 की क्रांति, इन सभी मुख्यतः चार कारणों के कारण यह क्या हो गया, असफल हो गया। आगे हम लोग देखेंगे परिणाम, आगे देखेंगे इस क्रांति के क्या परिणाम हुए। तो सबसे पहले यह परिणाम में देखेंगे कि सबसे पहले परिणाम यह हुआ कि कंपनी का शासन समाप्त हो गया। ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत जो भारत में शासन किया जाता था, उस शासन समाप्त हो गया। उसके जगह पे क्या हो गया, अब आया अंग्रेज, वहीं से अपने संसद के द्वारा, भारत सचिव वासाराय के द्वारा इसको संचालित करने लगे। इसमें जो पहले जो गवर्नर जनरल का पद था, अब वासाराय में बदल गया। जैसे ही 1857 की क्रांति खत्म हुई तो 1858 में आता है भारत शासन अधिनियम, और भारत शासन अधिनियम के तहत अब भारत में शासन व्यवस्था चलने लगा। दूसरा परिणाम के तौर पर हम क्या देखते हैं कि अंग्रेजों में, यहाँ पे भारत में अंग्रेजों के द्वारा क्या किया गया कि जो सेना में भर्ती की प्रक्रिया होती थी उसमें बदलाव किया गया। उस बदलाव करने के लिए एक कमीशन बनाई गई जिसको कहते हैं पील आयोग ने सिफारिश किया कि नहीं, जैसे हम लोग देखते क्या है कि पहले का अनुपात क्या था, 5:1। पील आयोग कहा कि इस तरीके से नहीं चलेगा। एक रॉयल कमीशन भी बना था। रॉयल कमीशन कहा था कि भारतीयों और यूरोपियों का जो अंग्रेज हैं उनका अनुपात क्या होना चाहिए, 2:1 होना चाहिए। 2:1 के अनुपात में आपको सेना रखना होगा, तब जाके आप सक्सेसफुल होंगे। तो यहाँ पर हम क्या देखे कि पील आयोग, रॉयल कमीशन का गठन किया गया। भारत शासन अधिनियम के द्वारा अब शासन व्यवस्था चलाई जाएगी। और क्या हो रहा है कि स्वतंत्रता संग्राम की दृष्टि से भले ही यह विद्रोह असफल रहा, परंतु इसका दूरगामी परिणाम देखने को मिलता है, क्योंकि यह भारत की आज़ादी में, स्वतंत्रता में मील का पत्थर साबित हुआ। क्योंकि यहीं से आंदोलन बढ़ते गया, अलग अलग क्षेत्रों से लोग एकत्रित होते गए और अंग्रेजों के विरुद्ध में लोग अब तैयार होने लगे, खड़े होने लगे। देखिए विद्रोह के परिणाम को अपने समझते हैं। विद्रोह के परिणाम स्वरूप क्या देखने को मिलता है कि अंग्रेजी सेना का पुनर्गठन होने शुरू हुआ। अंग्रेजी सेना के पुनर्गठन से संबंधित 2 कमीशन को बनाया गया। एक सेना में भर्ती के लिए रॉयल कमीशन और पुनर्गठन के लिए बनाया गया पील आयोग। दोनों ने सिफारिश किया कि जो जिस क्षेत्र से विद्रोह की ज़्यादा उठता है वहाँ से सेना नहीं लिया जाए। जैसे बंगाल से नहीं लेना है, अवध के क्षेत्र से सेना ज़्यादा लेंगे तो दिक्कत है। तो उसके बाद देखा जाता है कि गोरखों की एक बटालियन बनाई जाती है, नेपालियों की एक बटालियन बनाई जाती है। अलग अलग क्षेत्रों से जहाँ पे विद्रोह कम होते थे वहाँ से सेना ज़्यादा लिया गया। और एक और बातों पे ध्यान दिया गया। इन्हीं कमीशनों के आधार पर रिपोर्ट बनने के बाद 2:1 के रेशियो में अब सेना की भर्ती हुई। मतलब 2 अनुपात में भारतीय और 1 अनुपात में अंग्रेज। मतलब 3 सेना लेना है तो 2 भारतीय या 1 अंग्रेज में से सेना में भाग लेते थे। दूसरी बदलाव यह हुआ परिणाम के फलस्वरूप कि जो पहले कंपनी के तहत भारत में शासन व्यवस्था चलता था, अब वह सीधे ब्रिटिश सरकार के माध्यम से चलेगा। कहने का मतलब यह है कि अब जो भारत का गवर्नर जनरल है उसका पद का नाम बदल के वासाराय बना दिया गया और ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा अब डायरेक्ट भारत का शासन व्यवस्था चलने लगा। और 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का क्या हुआ, घोषणा किया गया कि भारत शासन अधिनियम के तहत अब आगे आने वाला व्यवस्था बनेगा। इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि इसके परिणाम हुए जो अंग्रेजों के लिए भी, और परिणाम के तौर पे और हम लोग देखें तो भारतीयों के लिए इसका महत्व क्या रहा, इस विद्रोह के महत्व क्या रहा। तो सबसे पहले इस विद्रोह का महत्व यह रहा
कि एक बात सीखने को मिला कि अगर सभी समुदाय, सभी लोग, सभी लोग का समर्थन, सहयोग मिले, तब जाके हम लोग इस क्रांति को सफल बना सकते हैं, भारत को आज़ाद कर सकते हैं। राष्ट्रीय भावना का विकास यहीं से शुरुआत हुआ। 1857 की क्रांति से ही राष्ट्रीय भावना का विकास की शुरुआत भी देखी जाती है। एक और क्या महत्व इस विद्रोह का हुआ कि सबसे बड़ी बात ये हुआ कि भारतीयों में विदेशी सत्ता के विरुद्ध एकता की भावना बनी कि नहीं, अब तो हमको हटाना है। लोग एक होने लगे, एकमत होने लगे, और कम से कम अब लोगों में यह हौसला बढ़ने लगा कि हम आगे चलकर अंग्रेजों से लड़ सकते हैं और उनको भगाएंगे। इस तरीके से एकता की भावना, सभी समुदायों को मिलकर लड़ने की बात आई। किसके विरुद्ध में? अंग्रेजों के विरुद्ध में। 1857 की क्रांति के महत्व रहे, ये परिणाम रहे, असफल इस कारण से हुए। पुस्तक देख लिए, कथन देख लिए, नेतृत्व देख लिए, घटनाक्रम देख लिए, अंग्रेज समर्थक प्रमुख शासक देख लिए, और कारण देख लिए 7-8। अब हम लोग लास्ट में है कुछ महत्वपूर्ण बातें, जिस वीडियो की शुरुआत में ही कहा गया है कि नेक्स्ट वीडियो में सिर्फ और सिर्फ एग्जाम उपयोगी बात कही जाएगी, जो लगभग 15-20 मिनट का वीडियो होगा, जिसमें पूरा 1857 की क्रांति को एकदम फटाफट धुआं उड़ा दिया जाएगा, जो बिहार एसआई, बीपीएससी, बिहार टीचर वाले एग्जाम के लिए बहुत ही रामबाण सिद्ध होने वाला है।